आज मैं आपको कन्याकुमारी की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। कब जाएं, कहाँ रुके, कहाँ कहाँ घूमें, सबकी जानकारी देने वाली हूँ। तो अंत तक वीडियो में बने रहें। कन्याकुमारी तमिलनाडु का एक ज़िला है। यहाँ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन नागरकोइल है। नागरकोइल कन्याकुमारी मंदिर और समुद्र तट से, जहाँ पे कन्याकुमारी माता का मंदिर है, वहाँ से ये 16 किलोमीटर दूरी पर है। और नागरकोइल रेलवे स्टेशन जो है वो मेन रोड से भी अप्रॉक्स 1 किलोमीटर दूर है। कन्याकुमारी तट पर कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन तो है, लेकिन वहाँ पे सारी ट्रेनें नहीं आती है। मैक्सिमम जो ट्रेनें हैं वो नागरकोइल में ही आती हैं। और अगर आप जब रिटर्न भी चाहोगे तो आपको नागरकोइल से ही ट्रेन लेना होगा। कन्याकुमारी में वीकली ट्रेन्स आती है और लिमिटेड ट्रेन होती हैं। मेन सिटी या फिर नागरकोइल से आपको कन्याकुमारी तट तक बस या फिर टैक्सी में आना होगा। और एक बात बता दूं, रामेश्वरम से अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ की सारी बसें कन्याकुमारी तट तक आती है। आप यहाँ पे होटल ले सकते हो। यहाँ पर भी होटल्स अवेलेबल से अच्छे रेट पे होटल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। कन्याकुमारी को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, क्योंकि यही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और दोनों का समागम हिंद महासागर में होता है। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद यहीं एक चेंजिंग रूम भी है। वहाँ आप कपड़े चेंज करके मंदिर में जा सकते हो। माता कन्याकुमारी के मंदिर मेन तट पर ही है, समुद्र के तट पर ही है। कन्याकुमारी माता की जब आप पूजा करने के लिए जाओगे तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। लड़कों को यहाँ इनर कपड़ों को छोड़ के दूसरे कोई भी सिली हुई कपड़े, मतलब कि शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, ये पहन के जाना अलाउ नहीं होता है। आपको धोती पहन कर ही जाना होगा और ऊपर पे आप धोती रख सकते हो। यहाँ के जो केरल के जो मंदिर है, जितने भी त्रावणकोर राज्य के अंदर जितने भी मंदिर आते थे, वहाँ पे स्पेशली ये नियम है कि आप सिले हुए कपड़े नहीं पहन के जा सकते हो। आपने नरेंद्र मोदी जी का भी एक फ़ोटो देखा होगा कि उनके जो सुरक्षाकर्मी थे वो भी धोती में थे। उसके पीछे का रीज़न यही है, यहाँ पे सिले हुए कपड़े अलाउ नहीं है। और महिलाओं के लिए वे साड़ी और सूट पहन के जा सकते हैं, लेकिन कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के कपड़े अलाउ नहीं हैं, कोई भी नहीं। सिर्फ आप साड़ी और सूट में ही जा सकते हैं और लड़के धोती। यहाँ की जो समुद्र की रेत है ये मरून कलर की है, मतलब कुमकुम के रंग का। कहा जाता है कि जब माता कन्याकुमारी का विवाह शिवजी के साथ नहीं हो पाया था, तब माता कन्याकुमारी में गुस्से से अपने सिंदूर, हल्दी और अक्षत को यही समुद्र में फेंक दिया था। तब से ये रेत है मरून कलर का हो गया। नॉर्मली इसे मोनाजाइट रेत कहा जाता है। जो भी श्रद्धालु कन्याकुमारी घूमने के लिए आते हैं वो प्रसाद के रूप में इस रेत को अपने साथ जरूर लेकर जाते हैं। कन्याकुमारी माता की पूजा करने के बाद आपको यहीं समुद्र में स्वामी विवेकानंद जी का एक मंदिर है। यहाँ उनके पद चिन्ह हैं। स्वामी विवेकानंद जी काफ़ी समय तक यहाँ तपस्या किए थे। इस मंदिर से आपको हिंद महासागर का पूरा व्यू दिखता है। बगल में ही थिरुवल्लुवर जी का मूर्ति है। ये संगम काल के समय तमिल के एक बहुत ही बड़े कवि थे। इन्होंने बहुत सी रचनाएं की है। इनके बारे में जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं वो पढ़ते हैं। ये बहुत ही बड़े कवि थे संगम पीरियड के टाइम में। कन्याकुमारी के अब बाकी जगहों को देखने के लिए आपको कैब बुक करना होगा, पर कैब वाले से एक बार आप उन मंदिरों की लिस्ट देख लेना कि वो आपको वहाँ लेके जाएंगे कि नहीं, जिनके बारे में मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि ये मंदिर कन्याकुमारी से काफ़ी दूर पे है। इन मंदिरों का एक प्राचीन इतिहास है। अगर आप कन्याकुमारी गए हो और इन जगहों पे नहीं गए हो तो फिर आपको कन्याकुमारी जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि मैं उन प्राचीन मंदिरों का जिक्र करने वाली हूँ। सुचिंद्रम मंदिर ये हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ बालक रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश विराजते हैं। देवी अनुसुईया जी का आश्रम यही स्थान पर था। ये बहुत पवित्र स्थान है। कन्याकुमारी तट से ये 11 किलोमीटर दूर है।
ऐसी मान्यता है कि गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए राजा इंद्र ने यही तपस्या करके गर्म घी से स्नान किया था और स्वयं को पाप मुक्त किया था। उन्होंने आधी रात में पूजा स्टार्ट की और पूजा संपन्न होने के बाद यहीं से वो देवलोक चले गए, जिसकी वजह से इस जगह का नाम सुचिंत्रम पड़ा। इस जगह का अपना ही खुद ऐतिहासिक महत्व है। इसके बाद मैं आपको त्रावणकोर राजाओं के एक पूर्व महल के बारे में बताऊंगी। ये मंदिर भी कन्याकुमारी तट से बहुत दूर है, लेकिन अगर आप सुचिंत्रम आए हो फिर सुचिंत्रम से ये ज़्यादा दूर नहीं है। इसके बाद आपको पद्मनाभपुरम पैलेस जाना है। ये पैलेस पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है। इस पैलेस को जब आप देखोगे तो आपको नॉर्मली ये घर जैसा लगेगा बाहर से, बट अंदर आप जैसे ही घुसोगे आप इसकी कलाकृति देख के भव्य रह जाओगे। लकड़ी की इतनी सुंदर नक्काशी की गई है और इसके बरामदे से लेके इसकी सीढ़ियाँ, यहाँ तक कि जो इसका फर्श है वो फर्श स्पेशली ऐसे मिट्टी का बना हुआ है जो मतलब कि इतनी अंदर से ठंडी है, आप सोच नहीं सकते वो है क्या। ये पूरा अंदर में लकड़ी का स्ट्रक्चर है, सब कुछ इसकी लकड़ी का बना हुआ है। नीचे इसका एक मंदिर भी है। ये त्रावणकोर राजाओं का पैलेस था जिसे अब टूरिज्म के लिए ओपन कर दिया गया है। यहाँ का चार्जेस मिनिमम होता है, ज़्यादा यहाँ का चार्ज नहीं है। ये पैलेस टकले में है। ये तिरुवनंतपुरम जाने के रास्ते में ही ये पड़ता है। फिर उसके बाद में आपको एक मंदिर जाना है, एक आदि प्राचीन मंदिर जिसके बारे में शायद कोई भी यूट्यूबर सब आपको बताएगा नहीं। ये मंदिर है श्री आदि केशव पेरुमल मंदिर। ये मंदिर आपको पड़ता है थिरुवदर में। यहाँ तक आपकी बसेस भी जाती है और कैब वाले भी जाते हैं। ये मंदिर कन्याकुमारी तट से 46 किलोमीटर दूर है। अब मैं इस मंदिर की विशेष बात बताने वाली हूँ। ये मंदिर करीब 2500 साल पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि ये वैष्णववाद का सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। 108 दिव्य देशमों में से ये मंदिर आता है। ये मंदिर 3 पवित्र नदियों के किनारे में बसा हुआ है। ये मंदिर पहले त्रावणकोर राज्य में ही आता था, इसीलिए इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो द्रविड़ शैली से बिल्कुल अलग है। यहाँ तक कि ये मंदिर का जो आर्किटेक्चर है आपको बाहर से पूरी तरह से लकड़ी का और घर जैसा दिखाई देगा, बट आप जब अंदर जाओगे तो इतनी भव्य मंदिर है, शायद आप अपने जीवन काल में इतनी भव्य मंदिर नहीं देखे होंगे। इसके जो पत्थर है मंदिर के, उसका जब टाइम पीरियड निकाला गया था तो वो 779 BC का निकला था, यानी कि आज से 2500 साल पुराना मंदिर है। ये चीज़ साबित हो चुका है। मैंने अभी तक आपको कन्याकुमारी के जो सबसे मुख्य स्थान है उनके बारे में बताया। इसके अलावा कन्याकुमारी में बहुत से ऐसी जगहें हैं जहां आपको जाना चाहिए। कन्याकुमारी का सनसेट व्यू बहुत ही शानदार होता है और इसके अलावा कन्याकुमारी से कुछ ही दूरी पे दूसरे बीचेस भी हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो। यहाँ पे गांधी जी का मंडपम भी है। कहा जाता है कि गांधी जी को अस्थियों को विसर्जित करने से पहले यहीं पे रखा गया था और यहीं पे जो 2004 में सुनामी आई थी तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो उनके याद में एक छोटा सा मेमोरियल भी यहाँ पे बनाया गया है। आपको अगर ये सब मेरी जानकारी बहुत पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।